नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रंगमंच पर। आज हम किसी हिंदी शेरो शायरी या हिंदी पोइट्री की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक राजनीतिक मुद्दे की, जिसका नाम है तानाशाही। अंग्रेजी में इसे डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। वर्तमान सरकार पर कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस और कई बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने आरोप लगाए हैं तानाशाही के। हालांकि इनमें किसी हद तक सच्चाई भी है कि वर्तमान सरकार ने पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में देश हित के नाम पर कुछ निर्णय ऐसे लिए हैं जिससे आम आदमी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और बाद में वो निर्णय गलत भी साबित हुए, जिनके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे तानाशाही होती क्या है और आज़ादी के समय से अब तक कब कब तानाशाही का इस्तेमाल सत्ता को बचाने के लिए किया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तानाशाही होती क्या है। तानाशाही या डिक्टेटरशिप का मतलब है एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली या एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति या समूह केवल अपनी सत्ता को नियंत्रण में रखने के लिए इस्तेमाल करता है, बिना किसी जनमत आधार के, या कहिए इस प्रकार की सरकार में सामान्यतया लोगों को कोई अधिकार नहीं होते और सत्ता का प्रयोग अधिकारियों या सरकारी नेताओं के द्वारा मनमाने रूप से किया जाता है। तानाशाही में इस प्रकार की प्रणाली में सामान्यतः विचारशीलता, स्वतंत्रता और न्याय की कमी रहती है। तो ये तो थी तानाशाही की परिभाषा। अब हम बात करेंगे हमारे देश में आज़ादी से लेकर अब तक कब कब कुछ मुख्य घटनाएं ऐसी थी जहां तानाशाही देखने को मिली। तो सबसे पहली बार हमारा देश तानाशाही का शिकार हुआ सन 1947 जब देश को आज़ाद भारत को देश का पहला प्रधानमंत्री मिला। हालांकि देश में आम चुनाव 1951-1952 में हुए थे, लेकिन ये दूसरे प्रधानमंत्री को लेकर हुए थे। पहला प्रधानमंत्री चुने जाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब देश आज़ाद हुआ, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदा थे और प्रधानमंत्री बनने के प्रबल दावेदार भी थे। दरअसल 29 मार्च 1946 को ब्रिटेन की तरफ से तत्कालीन भारतीय नेताओं से मिलने के लिए एक 3 सदस्यों की कमेटी भेजी गई और इस कमेटी को या इस मिशन को नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। उस समय कांग्रेस के या कहिए AICC के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो 1940 से निरंतर बने हुए थे और ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही व्यक्ति आजाद भारत का, आजादी के बाद देश का पहला प्रधानमंत्री भी बनेगा। उस समय महात्मा गांधी ने प्रस्ताव दिया कि कांग्रेस को एक नए अध्यक्ष की जरूरत है और उसका चुनाव किया जाए। और अबुल कलाम आजाद जी भी ये चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि वो चुनाव न लड़ें। तो उन्होंने किसी तरीके से उन्हें सलाह दी और अबुल कलाम आजाद जी को मनाया चुनाव न लड़ने के लिए, और अबुल कलाम आजाद जी मान भी गए। तो वो चुनाव से अपना नाम वापस लिए और चुनाव नहीं लड़े। उस समय की जो चुनावी प्रक्रिया थी उसके हिसाब से AICC के सदस्यों को मतदान कराया जाता था और उसके आधार पर कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता था। लेकिन महात्मा गांधी जी को और कांग्रेस को अध्यक्ष की जिम्मेदारियां जल्द से जल्द चाहिए थी। तो हुआ ये कि निर्णय लिया गया कि जो भी प्रांत हैं उन प्रांतों के अध्यक्षों के मतों के आधार पर कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा। उस समय कांग्रेस में 15 प्रांतीय अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनमें से 14 ने अपने मतों का इस्तेमाल किया और 12 प्रांत अध्यक्षों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम अध्यक्ष पद के लिए चुना। 2 प्रदेश अध्यक्षों ने JB कृपलानी जी को अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किया। आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगा, बड़ी दिलचस्प कहानी है ये कि उस दौरान पंडित नेहरू को एक भी प्रांतीय अध्यक्ष ने वोट नहीं दिया। लेकिन ये बात महात्मा गांधी जी को बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो चाहते थे कि नेहरू जी अध्यक्ष बने। पहले उन्होंने JB कृपलानी जी के ऊपर दबाव बनाया और उन्हें किसी तरीके से मनाया अपना नाम वापस लेने के लिए। फिर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात की और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी मनाया अपना नाम वापस लेकर पंडित नेहरू को नॉमिनेट करने के लिए।
इस प्रकार उस समय आजाद भारत को, या कहिए कि भारत की आजादी से ठीक पहले, कांग्रेस का अध्यक्ष मिला पंडित नेहरू के रूप में। बाद में पंडित नेहरू आजादी के बाद देश के प्रधानमंत्री भी बने, पहले देश के प्रधानमंत्री। हालांकि 1950-51 में जनमत के आधार पर हुए चुनाव के द्वारा भी दूसरी बार पंडित नेहरू को देश का प्रधानमंत्री चुना गया, लेकिन जो पहली बार प्रधानमंत्री चुना गया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा चुना गया था, न कि जनमत के आधार पर, क्योंकि जनमत का सम्मान वहां पर नहीं किया गया। जनमत के आधार पर अगर चुना जाता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी शायद देश के प्रधानमंत्री होते, और देश का नक्शा या देश की जो आज की वर्तमान परिस्थितियां या वर्तमान मुश्किलें हैं वो शायद हमें देखने को न मिलती। इसे कुछ इतिहासकारों ने गांधी वीटो का भी नाम दिया, और उस समय की परिस्थितियों के अनुसार लोगों के अपने तर्क वितर्क हो सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अगर आप जनमत को आधार मानते हैं तो ये एक तानाशाही का एक प्रत्यक्ष उदाहरण था। और ये सारे तथ्यों को कुछ किताबों से लिया गया है। सबसे पहली किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, 1959 में लिखी थी अबुल कलाम आजाद जी ने। दूसरी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, 1969 दुर्गादास जी ने लिखी थी। तीसरी किताब है नेहरू अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, 1959 माइकल ब्रेशन ने लिखी थी। ये तो थी पहली कहानी तानाशाही की। दूसरी कहानी की अगर हम बात करें तो दूसरी बार तानाशाही देखने को मिली इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान। 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल की घोषणा की गई, जो कि 21 मार्च 1977 तक लगा रहा। इसे आजाद भारत का सबसे विवादास्पद दौर भी माना जाता है। आपातकाल की नींव 12 जून 1975 को ही रख दी गई थी। इस दौरान हुआ ये था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को रायबरेली के चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया था और उनके चुनाव को खारिज कर दिया गया। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर और किसी भी तरह के संवैधानिक पद को संभालने पर भी रोक लगा दी गई थी। राजनारायण ने 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद ये मामला दर्ज कराया था। जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने यह फैसला सुनाया। हालांकि 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की परमिशन दी गई। एक दिन बाद जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया। देश भर में हड़तालें शुरू हो गई। जयप्रकाश नारायण जी को बहुत उच्च दर्जे का सहयोग मिला। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई सहित कुछ नेताओं के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। इंदिरा आसानी से सिंहासन छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। संजय गांधी कतई नहीं चाहते थे कि उनकी मां के हाथ से सत्ता जाए। उधर विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बना रहा था। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी ने 25 जून की रात देश में आपातकाल लागू करने का फैसला किया और तत्कालीन राष्ट्रपति रहे फखरुद्दीन अली अहमद से आधी रात को जाकर आपातकाल के दस्तावेजों पर दस्तखत करवा लिए गए। तो अगली सुबह स्वयं इंदिरा गांधी जी ने रेडियो पर आकर आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके फलस्वरूप सारा विपक्ष जयनारायण की अगुवाई में एकजुट हुआ और पूरे देश में इंदिरा जी के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। क्योंकि आपातकाल लगा हुआ था तो देश में सारे विपक्षी नेताओं, जैसे समय तत्कालीन नेता अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह जी, मुलायम सिंह जी और कई बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला गया और इसी दौरान जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी कराई जाने लगी। मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया। तमाम बड़े मीडिया हाउसेस, प्रिंट मीडिया हाउसेस, रेडियो मीडिया हाउसेस, सभी प्रकार के मीडिया संचार पर रोक लगा दी गई, या कहिए कि उन्हें ऐसे आदेश दिए गए कि कोई भी खबर बिना इंदिरा गांधी की समिति के अप्रूवल के किसी भी पेपर या किसी भी पत्रिका में नहीं छापी जा सकती थी। और जिन पत्रकारों ने ऐसा करने की कोशिश की उन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाला गया। आखिरकार 1977 में फिर एक बार आम चुनाव हुए और कांग्रेस या कहिए इंदिरा गांधी जी को बहुत बुरे तरीके से हार का सामना करना पड़ा। आजाद भारत को लगभग 30 साल के बाद पहली बार
किसी गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार मिली, किसी गैर कांग्रेसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने को मौका मिला। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक दूसरा उदाहरण था तानाशाही का, जहां आप सोच सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने सत्ता में बने रहने के लिए किस हद तक देश को बंधक बनाया, जिसमें विपक्ष कहिए, मीडिया कहिए, तमाम तरीके के उच्च कुलीन या उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को कहिए गिरफ्तार किया गया। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण था तानाशाही का। बात करेंगे एक तीसरे उदाहरण की, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये है एक विशेष वर्ग समुदाय को खुश करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय बदल दिया। हुआ ये कि 1978 में मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली शाहबानो, एक मुस्लिम महिला ने अपने पति के खिलाफ कानूनी केस किया तलाक के बाद हर जाने के लिए। अब इस्लामिक कानून के अनुसार खान ने अपनी पत्नी को मेहर या कहिए शादी या तलाक के समय पति द्वारा पत्नी को दी जाने के लिए धन या संपत्ति की राशि के रूप में एक महज राशि प्रदान की, लेकिन जो नफा नुकसान होना था या नफा नुकसान या कहिए एलिमनी अमाउंट नहीं देने का फैसला किया। शाहबानो ने धारा 125 के अंतर्गत याचिका दाखिल की, जो पत्नी, बच्चों और माता पिता के रख रखाव की प्रावधानिकता प्रदान करती है, चाहे वो किसी भी धर्म के रहे हो। प्रारंभ में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया और आदेश दिया खान को कि आप 25 रुपए प्रति महीने के हिसाब से शाहबानो को मासिक भत्ता देंगे उनके परिवार के खर्चे के लिए। खान ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए ये राशि देने से मना कर दिया और बच्चों के रखरखाव के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ऐसा कहकर उन्होंने कोर्ट में दाखिला किया। मामला अंततः भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जो एक महत्वपूर्ण निर्णय शाहबानो के पक्ष में रहा। न्यायालय ने धारा 125 के तहत लोअर कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा और कहा कि धारा 125 इस देश के सभी नागरिकों को उनके धर्म के अनुसार अधिकतम न्याय प्रदान करने की धारा है और खान को महीने के लागत प्रदान करने का आदेश दिया। इस निर्णय का असर ये हुआ कि तत्कालीन सरकार में जो मुस्लिम नेता थे, जो तमाम मुस्लिम नेताओं का पक्ष था, वो राजीव गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। राजीव गांधी ने उन मुस्लिम नेताओं के दबाव में आकर कहिए या मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए कहिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल लेने का फैसला किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए निर्णय को बदल दिया गया। एक और उदाहरण आप तानाशाही का इससे समझ सकते हैं कि आजादी के बाद से अब तक लगभग 77 वर्ष के कार्यकाल में, 77 ईयर्स के कार्यकाल में कांग्रेस को 50 वर्षों तक गांधी परिवार ने संभाला है। गांधी परिवार के ही तरफ से कोई ना कोई कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है। सबसे लंबे समय तक सोनिया गांधी 17 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर रही। वर्तमान अध्यक्ष श्री खड़गे जी हैं, लेकिन शायद सिर्फ दिखावे के लिए। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि सारे निर्णय आज भी गांधी परिवार यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से लिए जाते हैं। राहुल गांधी मात्र एक सांसद हैं, लेकिन उनकी पार्टी और उनके परिवार के सदस्य उन्हें होने वाले के प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित करते हैं। ऐसा लगता है राहुल के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री या अध्यक्ष बनने के योग्य है ही नहीं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वर्तमान सरकार के डिक्टेटरशिप की, कि वर्तमान सरकार पर यह आरोप क्यों लग रहे हैं और इन आरोपों की सच्चाई क्या है। और मेरा मानना है कि इन सभी आरोपों का वर्तमान सरकार को प्रमुखता से जवाब देना चाहिए चुनाव से पहले। तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।